हाँ बच्चों, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताओ। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना, 2-3 मिनट। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूं ना। बताता हूं अभी उसके पीछे की भी कहानी। यस, यस, ओके। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, 7 मिनट लेट हो सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो है वो है। मान लो मैं 7 मिनट लेट हूं तो यस, मैं हूं। ये मेरी गलती है, इसमें मैं कुछ छुपाने वाला या कोई काउंटर नहीं करूंगा। हाँ, क्या क्यों लेट हूं ये बता देता हूं। क्यों लेट हूं ये बता दूंगा। हम्म एक्चुअल में कल रात में ना, ऑफिस से मैं आया हूं। मैं क्या मतलब, सारे टीचर आए हैं लगभग 3 बजे, रात में 3 बजे। अब एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों को रिवील तो नहीं करूंगा, बस बता दूंगा कि आप लोगों के लिए पिछले 1.5 महीने से, 1.5 या 2 महीने से, पिछले 1.5-2 महीने से आप लोगों के लिए हम लोग एक चीज बहुत भयंकर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो फाइनल हो चुका है। मतलब वो फाइनल कल था कि उसको फाइनल टचअप देना है। तो कल हम लोग को करते 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 रात में 3 बज गए। 3 बजे से हम लोग फिर अपने अपने घर के लिए निकले, अपने अपने घर के लिए निकले। तो कोई 3 घंटे सोया होगा, कोई 4 घंटे सोया होगा। अब जैसे मेरी पहली क्लास होती है तो 3 घंटे किसी ने सोया, किसी ने 4 घंटे सोया है। क्योंकि देखो क्या है कि पिछले 2 साल में ना, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न और सोचने के तरीके, ये सब चेंज हुए हैं। और होता क्या है कि यदि आप टीचर हो और बच्चों के बारे में सोचते हो, तो आपको अपनी टीचिंग में, आपको अपने कलेक्शन में, कलेक्शन मतलब क्वेश्चन के कलेक्शन में, सब में चेंज करना पड़ता है। सब में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरह का पेपर है उसी तरह के आपको क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, उसी तरह की आपको डीपीपी बनानी पड़ेगी, उसी तरह के आपको टेस्ट बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि बच्चों को मैक्सिमम सपोर्ट मिले और बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाए। अब आप सोचो, अचानक हम लोगों को दौड़ा तो नहीं पड़ा होगा कि यार डीपीपी के सोल्यूशन हम लोग खुद देते हैं, है ना। हम लोगों को कोई दौड़ा तो नहीं पड़ा होगा, ओ दौड़ा पड़ गया जैसे मिर्गी का पड़ता है कि नहीं डीपीपी के सोल्यूशन खुद देंगे, और जबकि वो बहुत बड़ा काम होता है। तो क्यों खुद देंगे? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि पेपर के पैटर्न इतना ज्यादा तेजी से चेंज हुआ है, क्वेश्चन के तरीके बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, और इन तरीके के क्वेश्चन ना तो किसी बुक में है, ना किसी बुकलेट में है, और ना किसी के डीपीपी में है। अभी तक लोगों ने चेंजेस नहीं किए। जब आप अभी कहोगे जाके ना अपने दोस्तों से, यारों से कि यार इस तरह की डीपीपी तो मैंने देखी ही नहीं है, जैसे आप लोगों ने सिद्धि लगाई होगी तो उसके क्वेश्चन का डिजाइन देखा होगा, तेजस लगाया होगा तो उसके क्वेश्चन का डिजाइन देखा होगा, तो फिर लोग क्या है, इन्हीं डीपीपी को डाउनलोड करके कट पेस्ट करके आपके सामने बना देंगे। नहीं बेटा, 1,75,000 रैंक पे जीएमसी नहीं मिलेगा। 1,75,000 रैंक पे जीएमसी नहीं मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा उस पे लगे हुए हैं। अब देखो, कोई भी काम यदि आप करते हो तो मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगती है। जब तक बेटा रातों को जगेंगे नहीं ना, तब तक इन आंखों से वो सपने पूरे होते हुए नहीं देख पाएंगे। और ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। हम लोगों का एक ही रूल है कि बच्चों के साथ पूरी जान लगा के लगो, पूरी जान लगा के लगो। तो आपको भी मैं यही कहता हूं, आप रातों में जगो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का अल्टरनेट कुछ नहीं है। यदि मेहनत का अल्टरनेट होता ना, तो मैं इस जगह ना खड़ा होता, मैं भी कहीं, मान लो ठेला ना लगा रहा होता, तो मैं भी कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहा होता, किसी बैंक में क्लर्क होता, या कोई और कोई जॉब कर रहा होता, रेलवे में होता, या कुछ और कर रहा होता। तो मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
है ना। अब जैसे नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जितनी मेहनत लगेगी, जिसके पास खूब पैसा है, पैसे वाले को भी उतनी ही मेहनत लगेगी, उतनी ही मेहनत लगेगी। मगर तुम वो मेहनत कर पाओगे क्यों? क्योंकि तुम हमेशा करते आए हो, वो तुम्हारी रगों में है। उतनी मेहनत करना तुम्हारी रगों में है, तो तुम मेहनत कर पाओगे, तुम मेहनत कर पाओगे। जैसे हम लोग 3-4 बजे तक काम करना, हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। रेगुलर का मतलब है कोई ना कोई चीज हम लोग आपके लिए करते ही रहते हैं, कोई ना कोई चीज आपके लिए करते ही रहते हैं, तो हम लोग को है। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जानते हो कब आएगा? जैसे अभी पिछले 3-4 दिन से आ रहा है। अभी मैंने कल एक बच्ची से बात की, एक बच्ची से हम लोगों ने कल बात की, तो उस बच्ची ने बताया कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ मंथन बैच पढ़ा है। मतलब आज तक वो कहीं ऑफलाइन नहीं गई है, आज तक कहीं उसने ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया है, और 10th तक तो उसने कोई कोचिंग ही नहीं ज्वाइन की है। मतलब अपने घर में ही मम्मी से, ठीक है, भाई बहन से पढ़ती रही है और ज्वाइन किया है। और 576 नंबर है उस बच्ची के, 576 नंबर उस बच्ची के। और जबकि उसका कहना है कि सर मेरे सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई, नहीं तो 576 ना आते, 600 कुछ आते। और उसके मंथन वाले टेस्ट में 650 से ऊपर हमेशा आते थे, मंथन के टेस्ट में 650 के ऊपर हमेशा आते थे उस बच्ची के। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं है, हजारों बच्चे हैं। उसी तरह से आप भी हो। हम लोगों का इस समय फोकस आप पर है। जो सेलेक्ट हो गए उन पर सही पूछो तो हम लोगों का फोकस नहीं है। जब कोई बहुत जिद करता है तो बात कर लेते हैं, सारा फोकस आप पर है। क्योंकि देखो, उनसे मैं बात करूं ना करूं, वो तो सेलेक्टेड है ना, उनका कैरियर बन गया है। मगर इनका कैरियर कौन बनाएगा? यदि मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूंगा, इस समय इनके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। जिस गली में निकलते हो, उस गली के लोग, दोस्त, यार यही कहते हैं, अरे ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका, इस बार भी नहीं हुआ, पढ़ता लिखता नहीं होगा, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। यदि किसी रिश्तेदार के यहां चले गए तो यही चीज कोचता होगा तुम्हारे, अच्छा इस बार भी नहीं हुआ, अच्छा क्या पढ़ाई कम करते थे क्या, अच्छा कहीं इलू टीलू में तो नहीं फंस गए हो, इलू टीलू में तो नहीं फंस गए हो, अच्छा तुम ऐसा है तुम बहक गए होगे, मूवी भी देखते होगे, अच्छा तुम ड्रामा करते होगे। तो इस समय उस बच्चे के साथ कोई नहीं खड़ा है। सब लोग उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टोन में ताना देने के चक्कर में रहते हैं। उसके साथ सिर्फ दो लोग खड़े होंगे, एक उसके माँ बाप, वो खड़े होंगे क्योंकि उनके अंदर हमेशा अपने बच्चे के लिए एक आस होती है, हमेशा अपने बच्चे के लिए एक आस होती है कि नहीं यार, ये एक ना एक दिन हमारे सपने को पूरा करेगा, एक ना एक दिन हमारे सपने को पूरा करेगा। तो उनके अंदर सपोर्ट की आग होगी। देखो, वो फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है तुम्हें डांटे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे नंबर कम आए, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में तुम्हें डांटा भी होगा, हो सकता है मारा भी हो सकता है चिल्लाया भी हो। मगर ध्यान रखना, वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनकी उम्मीदें आपसे ज्यादा है। मगर माँ और बाप हमेशा बच्चे के फेवर में ही रहते हैं और हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं अंदर से। तो उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनके मतलब कि कमेंट को आप कभी निगेटिव ना लें, कभी निगेटिव ना लें, चाहे वो जो बोल रहे हो। वो उनका प्यार है जो फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, गुस्से के फॉर्म में निकल रहा होगा। क्योंकि जो तपस्या आपने 1 साल की होगी, वही तपस्या 1 साल उन्होंने भी की है, उन्होंने भी की है। बस उन्होंने आपको बोला नहीं है कि नहीं, हम भी दिन रात यही सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची किस दिन डॉक्टर बन के आएगी और बताएगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वो सपने आपने कम जिए होंगे, उन्होंने ज्यादा जिए होंगे। आप तो कभी कभी मौज मस्ती में उस सपने को भूल गए होंगे, मगर वो नहीं भूले होंगे। तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा, यदि किसी बच्चे के गार्जियन कुछ कहते हैं
ज्यादा डांट देते हैं, ज्यादा कुछ कह देते हैं, तो उसको कभी भी निगेटिव मत लो। वो कभी किसी बच्चे के गार्जियन, किसी भी बच्चे के गार्जियन हो, आपके बारे में निगेटिव नहीं सोचते हैं। वो उनका प्यार है जो फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो मेहनत आपने की है वही मेहनत उन्होंने भी की है। हाँ ठीक है, अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, और मैं आपको डेली 2-4 मिनट इस बात पे जरूर बताता हूं कि हाँ भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये जो सिलेक्शन है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी है, परिवार का भी है। सिर्फ इसलिए बताता हूं कि ये बहुत लंबा सफर है, 1 साल का। और 1 साल के लंबे सफर में अभी किसी ना किसी दिन तुम टूटोगे भी, किसी ना किसी दिन तुम बहकोगे भी, और किसी ना किसी दिन तुम क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट भी होगे। उस समय ये चीजें बहुत जरूरत करेंगी। चलिए अब आप लोग रेडी हो जाओ, अब सभी बच्चे रेडी हो जाओ। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता दिया है, फिर मैं बता देता हूं। देखो आप पूरी ताकत से तैयार रहो। टेस्ट नंबर 3 जो है, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 बच्चों प्रवीण टेस्ट है। प्रवीण, प्रवीण है या प्रवीण, 1 मिनट लिख लेने दो यार पहले। प्रवीण है, प्रवीण टेस्ट है। ये क्या है, फुल टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा। इसका सिलेबस मैंने बता दिया है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेप्ट स्टाइक्योमेट्री, एक्सेप्ट स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दो हेडिंग को छोड़कर, इन दो हेडिंग को छोड़कर सारा कुछ सिलेबस में है। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मोल, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कंसंट्रेशन, सभी तरह के कंसंट्रेशन टर्म, ये सब कुछ सिलेबस में है। हर संडे टेस्ट होता है, तो अगले संडे भी टेस्ट होगा, और ये फुल टेस्ट होगा। ये आधार टेस्ट नहीं है, आधार टेस्ट हमारे माइनर टेस्ट है, प्रवीण टेस्ट हमारा फुल टेस्ट है। अच्छा, प्रवीण किस कैटेगरी का फुल टेस्ट है, क्योंकि फुल टेस्ट 3 कैटेगरी के हैं। प्रवीण ये नॉर्मल नीट के पेपर का टेस्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं, एवरेज, उसको हम लोगों ने प्रवीण नाम दिया है। जिस दिन शिखर फुल टेस्ट होगा उस दिन तुम रोते धोते नजर आओगे। वो टफ टेस्ट होगा, लेंदी टेस्ट होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, टफ टफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, मगर ऐसे टफ, ऐसे बड़े क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा सकते हैं। मतलब 2025 के टेस्ट को हम लोगों ने नाम दिया है शिखर, 2023 के टेस्ट को नाम दिया है प्रवीण। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे नए जुड़े होंगे तो उनको बता दें कि चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, सिर्फ एक हेडिंग बची है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बता देता हूं। आज हम करेंगे जितने भी पीवाईक्यू हैं, लास्ट, है ना, लास्ट 8 साल के पीवाईक्यू करेंगे। जब भी किसी चैप्टर को खत्म करेंगे पूरी ताकत के साथ खत्म करेंगे, जब भी किसी चैप्टर को खत्म करेंगे पूरी ताकत के साथ खत्म करेंगे। तो आज आपको क्यूएसडी में, आज आपको क्यूएसडी में मैं, आज आपको क्यूएसडी में मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं देने जा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन देने जा रहा हूं टीएसडी में। क्यों, आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, सारा का सारा पीवाईक्यू। तो चलो सब लोग रेडी हो जाओ जल्दी से, सब लोग रेडी हो जाए। 2024 2024 का पीवाईक्यू है। हाँ, आज आपका टीएसडी टेस्ट नहीं होगा, उसका रीजन है मैं कल 3 बजे आया तो मैंने आज सुबह सुबह अभी मैंने टीएसडी बनाई नहीं, तो टेस्ट आपका आज नहीं होगा, है ना। टीएसडी वाला जो क्लास का डेली टेस्ट होता है, क्लास में मैं डेली टेस्ट जो लेता हूं वो आज नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी करो। केस नंबर 6, बेटा मिक्सचर विच रेजेंट वाला ही इंप्योरिटी ऑफ सैंपल है। साहबाद मिक्सचर विच रेजेंट ही इंप्योरिटी ऑफ सैंपल है। आओ, हाँ ये ही टीएसडी है। देखो 2024 का क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को करिए। 1 ग्राम ऑफ सोडियम
मैंने आपको कहा था मैं सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा। तो कल हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करेंगे, आज हम लोग सारे पीवाईक्यू करेंगे। बातें नहीं करो, अब सिर्फ पढ़ाई, अब सिर्फ पढ़ाई। मैं शुरुआत के 3-4 मिनट लेता हूं और सिर्फ आपके लिए लेता हूं, नहीं तो जितनी आवाज ये समझाने में जाती है उससे कम आवाज पढ़ाने में लगाते हैं। तो ये जो मैं बोलता हूं ना, उसमें मेरे को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, पढ़ाने में मुझे कम लगानी पड़ती है। चलो, 1 ग्राम ऑफ NaOH was treated with 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, क्या इसमें दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है? यदि किसी रिएक्शन वाले क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो वो किसका केस है? सारे लोग बताएं। सबसे पहले केस पहचानना जरूरी है, तभी तुम कॉन्सेप्ट यूज कर पाओगे। यदि कहीं पर रिएक्शन वाले केस में स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो वो किसका केस होता है? एलआर का केस होता है। तो यार ये एलआर का केस है। तो देखो, NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब आप देखो 1 ग्राम सोडियम, इसका मास कितना दिया है? 1 ग्राम, और 25 ml 0.75 m, ये इसका कंसंट्रेशन दिया है। अब वो पूछ रहा है कि रिएक्शन के बाद NaOH कितना बचा, रिएक्शन के बाद NaOH कितना बचा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब भी कोई स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है और उसमें दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहली बात वो एलआर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, करना कैसे है? सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, तो मोल में कन्वर्ट करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया। m इंटू वी करोगे तो मोल बन जाएगा। क्या करोगे? m इंटू वी। तो देखो 75, 25 इसको लीटर में करो इंटू ये m इंटू वी हुआ तो मोल बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125, तो 125 के 5, 25 सत्ते 175, 175 और 12, तो 175 और 12 187.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल, इतने मोल आ गए। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखी, हो गई। फिर मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, हो गया। फिर गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट किया, हो गया। फिर क्या चेक किया? चेक एलआर, कल ही पढ़ाया ये सब, चेक एलआर। अब एलआर चेक करो, ये छोटा है वो, या ये छोटा है। तो देखो 0 0 लगा, एक और 0 0 लगा। अब ये क्या बचा? 10 डिवाइडेड बाई 4। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 0.00 इतने मोल आएगा। तो मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट। अब इसका निकालो, मोल, मैंने इसको ऐसे कर लिया, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट। अब बताओ छोटा कौन है? ये छोटा है या ये छोटा है? तो ये छोटा है, इसका मतलब ये एलआर है हमारा, ये हमारा एलआर है, ये हमारा एलआर है। क्लियर हुआ? अब जो एलआर होता है उसी से कंपेयर करके सब कुछ निकाला जाता है। तो एलआर हमारा आ गया है HCl। एलआर कौन आया है जरा बताओ सब लोग? एलआर कौन आया है? HCl। तो अब एलआर से कंपेयर करो, अब एलआर से कंपेयर करो, एलआर से कंपेयर करिए। तो एलआर से कंपेयर करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। हमें निकालना कौन है? NaOH। द मास ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो देखो मोल ऑफ NaOH आ गए। अब इस मोल को क्या करो? मास बना लो। क्यों? क्योंकि बात मास की हो रही है।
तो मास ऑफ NaOH आ गया। सब लोग मोल को मास कैसे बनाएंगे जरा बताओ, मक्कारी मत करना, ईमानदारी से क्वेश्चन करो। तो मोल को मास बनाने के लिए 40 का मल्टीप्लाई, तो जब मोल को मास बनाने के लिए आप 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो करिए, देखो 0 5 को 20, 0 2 4 4 सत्ते 28, 28 2 30, 0 3 8 चौक 32, 32 3 35, 3 4 एकम 4, 4 3 7। अब कितने पॉइंट पे लगाए, 1 2 3 4 5 और 0 एक और है ना, 1 2 3 4 5, तो ये आया 75 ग्राम। नहीं यार, कहीं लोचा हो गया है, एक बार देखना बच्चों गड़बड़ कहां हो गई। भाई एक बार सब लोग चेक करके बताएं, मैंने कैलकुलेशन कहां मिस्टेक कर दी है। 75 ग्राम तो नहीं आना चाहिए, 0.01857 इंटू 40। अच्छा 75 नहीं आ रहा है, 0.75 ग्राम आ रहा है, ये देखो। हाँ इतना मास, हाँ बेटा वेरी गुड, सही है, इतना मास NaOH खर्च हुआ है। जो भी रिएक्शन में निकलता है, जो भी रिएक्शन में निकलता है वो कौन सा मास निकलता है, जो खर्च हुआ है, जो खर्च हुआ है। तो देखो 1 ग्राम था, कितना था 1 ग्राम, 1 ग्राम में से इतना खर्च हो गया, तो आफ्टर रिएक्शन बचा कितना होगा, इतना बचा होगा। तो ये हमारा आंसर है, मगर इसकी यूनिट ग्राम है। अब जब मिलीग्राम बनाओगे तो मिलीग्राम बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 250 मिलीग्राम आएगा, 250 मिलीग्राम आएगा। यस, ये 2000 नीट 2024 का क्वेश्चन है, तो 250 क्या आया मिलीग्राम। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। हाँ आपने किसी और तरीके से किया, आंसर सही बैठ गया तो हो सकता है वो तुक्का हो, या तो मुझे कॉन्सेप्ट बताओ तो मुझे समझ में आया क्या है। देखो हर बार हमेशा कॉन्सेप्ट काम आएगा, तुक्के काम नहीं आएंगे। चलिए अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी नीट 2024 का है, ये क्वेश्चन भी नीट 2024 का है। सारे PYQ हम लोगों को करने हैं, जल्दी जल्दी करिए सब लोग, जल्दी जल्दी करिए। एक कंपाउंड X कंटेन 32% A, 20% B, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C। द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सारे बच्चे इंपीरिकल फार्मूला बताएं। आप लोगों को मैं देता हूं 40 सेकंड, इस क्वेश्चन के लिए सब लोगों को 40 सेकंड दिए जाते हैं। आप लोग आंसर बताइए, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं, पानी की बोतल अच्छा मिल गई, पानी लेके आता हूं, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जल्दी बताओ। यस यस, अब देखो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला जो होता है एटम के मोल का रेशियो होता है। एटम कौन कौन है, A B C, एटम के मोल का रेशियो, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। मास परसेंटेज ये 32 है, ये 20 है, बचा हुआ C है, तो 32 20 कितना होता है 52, तो बचा कितना है 58 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब डिवाइड करो, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, अब ये कितना हुआ
तो देखो 16 ते 48, 16 दूनी 32, तो ये हुआ 1.5। अब सिंपल रेशियो बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड, सिंपल रेशियो बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 3। तो आंसर हो गया A1 B1 C3, A1 B1 C3। यस, सबका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। यस, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को स्पीड से निकालने हैं, सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को स्पीड से निकालने हैं, क्योंकि ये सारा पढ़ा चुका हूं, है ना। और मगर हम लोग हैवी प्रैक्टिस करेंगे, किसी चीज की प्रैक्टिस कम नहीं करेंगे। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, सबसे ज्यादा हीलियम एटम किसमें, तो एटम के नंबर पूछ रहा है, तो पहले क्या करोगे, मोल बनाओगे, पहले क्या करोगे, मोल बनाओगे, और मोल बनाने के बाद नंबर बनाओगे। देखो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मोल बनाओ, मास अपॉन एटॉमिक मास, 1 मोल। अब मोल आ गया, मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ हीलियम एटम आ गया। क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब इसको करो, 2.271089 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। यदि गैस का वैल्यूम एसटीपी पर दिया है तो क्या करोगे, वैल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो लगभग आ जाएगा 0.1 के आसपास, लगभग 0.1 मोल। अब इसको क्या बनाओ, एटम बनाओ, तो मोल को नंबर बनाने के लिए Na का मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया 4 मोल ऑफ हीलियम। अब देखो ये पहले से ही मोल बना है, तो जब ये पहले से मोल बना है तो इसको नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई। अब 4 यूनिफाइड, तो सबसे पहली बात ये यूनिफाइड दिया है, ये ग्राम में नहीं दिया है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट सही करो। ये देखो एक यूनिफाइड की वैल्यू 1/Na ग्राम होती है, तो ये आ गया ग्राम। अब ग्राम को क्या करोगे, मोल बनाओगे, तो ग्राम को मोल बनाने का तरीका क्या है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो ये आ गया मोल, 1/Na मोल। अब मोल को नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई, मोल को नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई, तो एक एटम आया, एक हीलियम एटम। तो यदि लोएस्ट पूछ रहा है तो डी आंसर, और हाईएस्ट पूछ रहा है तो सी आंसर। यस 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 यस, यदि लोएस्ट पूछ रहा है तो डी आंसर, हाईएस्ट पूछ रहा है तो सी आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। हाँ चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करिए, ये देखिए इस क्वेश्चन करिए, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। हाँ 23 का है, 24 का है, ये 24 का ही है, नंबर नहीं पड़ा है। चलिए री एग्जाम होगा, री एग्जाम वाले का क्वेश्चन होगा। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20। अच्छा हाँ, ये 24 का ही है, री एग्जाम वाला है, ये री एग्जाम का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 इक्वल सोल्यूशन। अब देखो आपको मोलारिटी दी है, अमाउंट पूछ रहा है, अब मुझे आप बताओ M इंटू वी करने से क्या आता है, मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया, M इंटू वी करने से, M इंटू वी करने से मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया, M इंटू वी, वी किस में होना चाहिए, लीटर में, V किस में होना चाहिए, लीटर में, तो ये M इंटू वी किया, मोल आ गया। अब वो कह रहा है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मास, तो मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे, मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, ये मॉलिक्यूलर वेट है,
तो ये 9 डिवाइडेड बाई 4 2.25 ग्राम। 2.25 ग्राम। मैंने पहले क्या किया, मोल बना लिया। m इंटू वी करने से क्या आएगा, मोल आएगा। अब मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी जल्दी करते जाइए, सारे पीवाईक्यू करने हैं अपने को। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले तो ये बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल है। जितने मॉलिक्यूल 1 ग्राम हाइड्रोजन में है उतने ही मॉलिक्यूल इनमें से किसमें है। तो भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बन गया मोल। मोल को नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये बन गया नंबर किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सही है कि नहीं, सही है। अब इतने नंबर किसमें है, कितने नंबर है, Na डिवाइडेड बाई 2। तो Na डिवाइडेड बाई 2 नंबर किसमें है, करो, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, हाफ मोल। अब मोल बराबर होगा तो नंबर बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल के नंबर है। Na डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर है, इसको भी चेक कर लो। मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 1 मोल है, ये आंसर नहीं है। मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 12 और 16, तो 12 और 16 28 होता है, ये भी आंसर नहीं है। क्यों, इसका हाफ मोल है, और ये हाफ तो नहीं आएगा, वो सेम नंबर कह रहा है ना, तो ये हाफ तो नहीं आएगा, है ना। 8 डिवाइडेड बाई 14, 4 डिवाइडेड बाई 7 मोल। मोल बराबर नहीं है तो मॉलिक्यूल भी बराबर नहीं होगा। अब ये क्या है, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 1 मोल, यहां पर भी बराबर नहीं है। तो आंसर क्या है, ए। यस, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। आंसर क्या है, ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब ये नीट 2024 के री एग्जाम में आया है, मगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक जगह और दिया है, कहां पे दिया है मैं बता देता हूं। मैंने आपको डीपीपी में ये क्वेश्चन डाला है, डीपीपी में भी डाला है और या सिद्धि में डाला है, सिद्धि या तेजस में, कहीं एक जगह तेजस में डाला है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को किया है। तेजस डीपीपी में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ऐसा ही क्वेश्चन तेजस डीपीपी में। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। अब देखिए, ऑन कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.2 ग्राम CO2, 0.1 ग्राम H2O. The percentage composition of carbon hydrogen in the compound respectively. अब वो कह रहा है कि कोई कंपाउंड है, गौर सुनिएगा, जब आप उसका कंबशन कराओगे तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया। कंपाउंड का मास है 0.3 ग्राम। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना है, 0.2 ग्राम, और वाटर कितना बनना है, 0.1 ग्राम। अब वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ कंपाउंड में। तो जरा बताओ, इस कंपाउंड में यदि कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। भाई किसी का परसेंटेज निकालने का मैंने क्या फार्मूला बताया था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ध्यान है, इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले पढ़ाया है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका मास ऊपर, नीचे जिसमें निकालना हो इनटू 100, यही तो पढ़ाया है। अब यदि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कंपाउंड का मास तो दिया है, यदि कार्बन का मास पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म, यदि कार्बन का मास पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म। क्लियर?
अच्छा, यदि हमें मोल पता चल जाए तो मास पता चल जाएगा? यस या नो बताओ। यदि हम कहीं से कार्बन के मोल निकाल के आपको दे दे तो तुम मास निकाल लोगे? पक्का? अच्छा, अब ये बताओ, इस कंपाउंड में जितना कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। इस कंपाउंड में जितना भी कार्बन होगा वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों? और कोई है ही नहीं कार्बन किसी में। तो हमने मोल ऑफ कार्बन निकाले, देखना ये आया निकल के मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये किसके मोल आए? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल तो कार्बन के होंगे, तो ये मोल ऑफ कार्बन एटम भी आ गए। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल तो कार्बन के होंगे। और एटम नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। यदि जितने एटम कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन एटम इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर चेंज नहीं होते हैं, तभी तो आप बैलेंस करते हो। आप एटम के नंबर क्यों बैलेंस करते हो? क्यों? क्योंकि वो नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय है। तो जितने मोल कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में उतने ही मोल कार्बन कंपाउंड में होगा। तो कार्बन का मास बना लो, मास ऑफ कार्बन। तो मास बनाने के लिए क्या होता है? मोल में एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ कार्बन आ गया, जितने मोल इसमें उतने ही मोल इसमें कार्बन के। तो कार्बन का मास कितना आ गया? ये आ गया। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ रहा है? 0.2। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व करिए। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 3 12, 4 11, ठीक है। तो ये आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 11। अब 200 डिवाइडेड बाई 11 क्या होगा? 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 है तो ये कट गया, ये कट गया, 11 एकम 11। फिर 9 हो गया तो 90 हो गया, तो 11 88। इसका मतलब ये आएगा, ये आएगा। कार्बन का परसेंटेज आ रहा है 18.18। अब आप हाइड्रोजन का परसेंटेज ना निकालो। क्यों? क्योंकि कार्बन का आ गया तो हाइड्रोजन का निकल आएगा। अब बात आई हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे? यदि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिट्टो सेम, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? मोल ऑफ वाटर, एक मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो मोल ऑफ वाटर निकल आए तो मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल आएंगे। मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल आएंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रख देना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? जैसे ये निकला है, जितना भी हाइड्रोजन इसके अंदर है, जितना भी हाइड्रोजन इसके अंदर है सब का सब वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो मैंने वाटर के मोल निकाल लिए, वाटर के मोल निकल गए तो हाइड्रोजन एटम के मोल निकल गए। वाटर के डबल मोल हाइड्रोजन एटम के होंगे, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है। तो जितने मोल वाटर आएगा उससे डबल मोल हाइड्रोजन के आ जाएंगे। मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, फार्मूले में डाल देंगे। बाकी बेटा इंप्योरिटी होगी। अहमद अहमद का कहना सही है कि सर कार्बन हाइड्रोजन के बाद टोटल परसेंटेज 100 नहीं हो रहा है, तो बाकी ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा या इंप्योरिटी होगी। बाकी ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा या इंप्योरिटी होगी, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा है ना, कोई हाइड्रोकार्बन तो लिख नहीं रहा है, इसने कहीं हाइड्रोकार्बन तो लिखा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है। तो हो सकता है उसमें ऑक्सीजन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, क्लोरीन भी हो, मगर जितना कार्बन होगा सबका सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको पढ़ाया है कंबशन में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कंबशन में कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। क्या ये सही है? हाँ तो भैया एटॉमिक, प्रभु
मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई होता है, एटॉमिक नंबर का नहीं। प्रेम खत्री भाई, मैं तुम्हें बहुत दौड़ा के मारूंगा। मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई होता है, एटॉमिक नंबर का नहीं। प्रेम खत्री, अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तेजस डीपीपी में डाल रखा है, मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसके वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं। तो आपको वही मैं कह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन करो 2023, ये अब देखो, आपको स्टैक्योमेट्री में केस कहा आया है। अब ये परसेंटेज प्योरिटी का केस है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। 20 ग्राम है और जिसका 20% प्योर है लाइमस्टोन इज। अब वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, यदि परसेंटेज प्योरिटी 20% है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सैंपल में 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? प्योर फॉर्म। तो 20% का, 20 ग्राम का 20% निकालो, 20 ग्राम का 20%, तो इसका मतलब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको ये दिया है और ये निकालना है। मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो, मोल, ये बन गए मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ CO2 आ गया। क्या बात समझ पा रहे हो? अब मोल ऑफ CO2 को मास ऑफ CO2 बना लो। मोल को मास बनाने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो 4 चुको 16, 4 चुको 16 एक 17 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.76 ग्राम आ रहा है आंसर। बच्चों, ये मेरा कहां गड़बड़ हो गया? मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाई हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ओए 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 भाई, बच्चे लोग एक बार देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं। मास किसका पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा, ये ऑप्शन गलत लिख गए, ये ऑप्शन गलत लिख गए हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत लिख गए हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ये ऑप्शन थोड़े से गलत लिख गए हैं, मैं इनको 2 मिनट में सही कर देता हूं। देखिए, सही हो गए। ऑप्शन टाइपिंग में गलत लिख गए होंगे, पेपर में गलत नहीं आया है। टाइपिंग में गलत लिख गए हैं, पेपर में गलत नहीं आया है ना? क्योंकि मुझे याद है इस पेपर में कोई एरर नहीं है, इस पेपर में कोई एरर नहीं थी, सब सही था। तो टाइपिंग करते समय उसने किसी दूसरे के ऑप्शन इसमें चिपका दिए, टाइपिंग करते समय इसने किसी दूसरे के ऑप्शन इसमें चिपका दिए, मैंने सही कर दिए, मैंने सही कर दिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, स्पीड बढ़ा के रखो भाई। अच्छा, 4/100 कैसे आया? मास दिया है, मोल कैसे बनाओगे? मास दिया है, मोल कैसे बनाओगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। मास दिया है, मोल कैसे बनाओगे? क्यों? हम मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करते हैं ना, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करने के लिए पहले मोल बनाने पड़ेंगे। मोल कैसे बनाया जाता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। अब इस क्वेश्चन को करिए, weight of 2 mole of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि पहले तो आपको ऑर्गेनिक आनी चाहिए, फिर आपको फिजिकल आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ो। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट का फार्मूला कितने लोग जानते हैं? सोडियम एथेनोएट का फार्मूला बताओ कितने लोगों को पता है? सोडियम एथेनोएट, एच का मतलब 2 कार्बन, एट का मतलब 2 कार्बन, और ओएट लगाए तो ओएट किसके लिए आता है? एस्टिक एसिड के लिए। तो ये देखो ये है सोडियम एथेनोएट, ये है सोडियम एथेनोएट। CH3COONA को सोडियम एथेनोएट करते हैं। इसने क्या किया है? इसने आईयूपीएक नेम यूज किया है। इसको लिखना चाहिए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट नहीं लिखा, इसने फंसाने के लिए लिखा सोडियम एथेनोएट। एस्टिक एसिड के साल्ट है, ये एस्टिक एसिड का सोडियम साल्ट है, तो एस्टिक एसिड के सोडियम साल्ट का नॉमेनक्लेचर कर दिया है, आईयूपीएसी नेम यूज कर दिया है, सोडियम एथेनोएट। तो वो कह रहा है सोडियम एथेनोएट की रिएक्शन NaOH के साथ कराई गई है इन प्रेजेंस ऑफ CaO। अब ये रिएक्शन पहचान के बताओ कौन सी रिएक्शन है सब लोग, नहीं तो आप आंसर नहीं बना पाओगे, तो गलत लिखोगे। ये डी कार्बोक्सिलेशन है, डी कार्बोक्सिलेशन। ये डी कार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन है। वेरी गुड, सही बताया है। इसमें क्या होता है? इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, वही कह रहा हूं, ये देखो ऐसे रिलीज होता है, ऐसे इतनी चीज रिलीज हो जाती है, ये और ये जुड़ जाते हैं, बस बीच का इतना गायब हो जाता है ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बन जाएगा मेथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है, इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, कि कार्बन का रिमूवल हुआ है। तो जब सोडियम एथेनोएट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराई जाएगी तो क्या होगा? मेथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो पहले तो इतनी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, यदि ऑर्गेनिक सही कर दी तो फिजिकल अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, फिजिकल के हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिला के ये क्वेश्चन टफ हो गया है। अब देखो वो कह रहा है वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट बताना है। तो कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज हुआ? ये, इसके 2 मोल का वेट बताओ। वो कह रहा है इसके 2 मोल का वेट बताना है, तो इसके 2 मोल का वेट क्या होगा? मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, यही वाले ऑप्शन उसने वहां छाप रखे हैं, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, आंसर आ गया। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री इतनी सी लगी है, ऑर्गेनिक ज्यादा लगी है। भाई यदि मोल मिल गया तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई। तो वो मॉलिक्यूल कौन है हमें ये निकालना था, तो मैंने निकाल दिया, है ना, मैंने निकाल दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक टफ है, ऑर्गेनिक कर ली तो फिजिकल अपने आप हो जाएगी। और वैसे ये ऑर्गेनिक की बेसिक रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन मतलब ये बहुत यूज होने वाली रिएक्शन है, हर रिएक्शन में यूज होती है, हर कन्वर्जन में यूज होती है, कि सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडामाइड से कराया तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, एक कार्बन कम वाला। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान रखो, मतलब दोबारा करना हो तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हो, मैं बताता जाऊंगा कौन से क्वेश्चन दोबारा भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को बताइए,
इस क्वेश्चन को सभी लोग कर रहे हैं। हाँ ऑर्गेनिक भी देखो, पहले मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा फिर ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन न लो, 2026 के पेपर तक आपके लिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ एक लेवल पे पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, मगर आपको बस ईमानदारी से सारा काम करना है। ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा, फिजिकल भी पढ़ाऊंगा। इस बैच में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊंगा, और बैचों में तो पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपका सब कुछ मस्त करा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब कुछ करा दूंगा। हाँ, in one molal solution that contains 0.5 mole of a solute there is। अब वो कह रहा है एक मोलल है, मोलरिटी कितनी दी है? एक। आपको मोल भी दिए, अब उसमें पूछ रहा है सॉल्वेंट कितना है, उसमें सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है, तो यार सीधा फार्मूला लगा दो। आपको मोलरिटी दी है तो मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी कितनी दी है? 1। सॉल्यूट कितना दिया है? 0.5। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 0.5 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 0.5 kg। अब इसको ग्राम बना लो, इसको ग्राम बना लो। मोलरिटी दी है, मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास बनाना है। 2023 का क्वेश्चन है ये। अब ये 2022 का क्वेश्चन करिए सब लोग जल्दी से, तब तक मैं बैटरी चेंज करता हूं। यस, जल्दी जल्दी करें। गुरुजी परसेंटेज प्योरिटी वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन में? बिल्कुल लगा सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी वाला फार्मूला परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन में। हाँ, नई बैटरी मंगवा लूंगा प्रिंस यार, टाइम नहीं मिलता है बस, और कोई बात नहीं है। What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the equation? ठीक है, अब देखो ये एक सैंपल है, मगर रिएक्शन कौन करता है? प्योर फॉर्म। तो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the equation। अब आप सिंपल सी बात है, यदि सैंपल का मास W ग्राम है तो बताओ प्योर कितना है? यदि बच्चों सैंपल का मास W ग्राम है तो कोई बच्चा बता सकता है प्योर कितना है? इसका 95%, इसका 95% प्योर है। इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, सैंपल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? इतना। वो कह रहा है उस सैंपल का मास बताओ जिसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट है। What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize? क्लियर है? क्लियर है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस है। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो,
तो एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मैं इधर करता हूं, है ना, इधर करता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन उन लोगों ने कराई है HCl के साथ, तो बना है CaCl2, बना है CO2, बना है वाटर। ठीक है, अब इसके मोल दिए हैं कितने, 0.95 W ग्राम। इसको मैंने लिख दिया है भाई, 100 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब गिवन इंफॉर्मेशन को मोल बनाओ, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल बन गया। मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। अब इसके मोल कैसे बनाओगे, m इंटू वी करके, m इंटू वी करो, 50 इंटू 10⁻³ इंटू पॉइंट, ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो m इंटू वी किया 50, 25, तो 25 इंटू 10⁻³ मोल। अब हमें W की वैल्यू निकालनी है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो बराबर कर दो। मोल डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 1, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है 2। अब कट्टम काट खेल लो, W की वैल्यू चाहिए हमें, W इक्वल टू, है ना, 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.95 10⁻² इंटू 2, तो ये और ये कट गए। ठीक है, यहां और बढ़ा लो, इसको ऐसे कर लोगे, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये उड़ा दो, तो ये आया 250 डिवाइडेड बाई, देखो कर लोगे यार, ये देखो 10⁻³ 10⁻² है, तो ये 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 इससे हुआ तो 10 बचा, 10 यहां आ गया तो 250। अब 250 95 इंटू 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 125, 125 डिवाइडेड बाई 95, तो 125 डिवाइडेड में 95, तो 95 को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 पॉइंट। अब बचा कितना 30, 1.3, क्योंकि 30 बचेगा तो 300 आएगा। 95 से डिवाइड करोगे तो 30 बचा, और 30 में एक जीरो बढ़ाओगे 300, तो 95 डिवाइडेड बाई 300 3 बार जाएगा, तो 1.32 आ जाएगा, 1.32। बात समझ पाए कैसे किया, क्या आप ये बात समझ पाए हो कैसे किया, क्या आप ये बात समझ पाए हो कैसे किया। What amount of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize? Yes, हाँ, वेरी गुड। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। An organic compound 78% biomass carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of compound. आप सभी बच्चों को मैं 40 सेकंड देता हूं, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करें सब लोग, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करें। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022, नीट 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से करें। जल्दी से करिए, यस, जल्दी बताओ। हाँ, अब देखो, आपको कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इंपीरिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो इंपीरिकल फार्मूला होता क्या है, एटम के मोल का रेशियो। और मोल कैसे बनता है,
मोल बनता है मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब ये 78% ये है, तो बचा हुआ क्या है 22% क्या होगा ये, तो 12 12 6 12 पंचे 60 और ये आया, ऐसा ही आएगा। इसको 6 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 और ये 36 18, 1 मिनट देखने दो, बरछंग 72 6 12 पंचे 60, तो ये आ गया लगभग 3 के आसपास, है ना। हाँ लगभग 3 के आसपास आएगा। 22 डिवाइडेड बाई 6.5 3.33 आ रहा है। यस, अब 3.33 में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाता है। तो या तो बच्चों एक हुआ कि आप अप्रोक्सीमेशन ले लो तो ये आंसर आ सकता है, एक देखो आंसर ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। एक और आंसर पॉसिबल है, यदि इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि होल नंबर में बनाना होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो एक आंसर ये भी पॉसिबल है 3:10। जब ये आंसर है तो ये आ रहा है, और यदि ये आंसर है तो ये आ रहा है। अब देखो इनमें से कौन कौन आंसर है, सिर्फ पहला वाला आंसर है। यदि ये आंसर दिया होता, गौर से कान खोल के सुनिएगा, यदि ये आंसर दिया होता तो ये आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है, मगर उन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं तो मैं ये टिक करता। क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा है 1:1.33 और ये जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3:10.015 आ रहा है, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, मगर ऑप्शन में वो नहीं है, इस वजह से मैंने ये टिक किया है। नहीं तो ये आंसर सही है, नहीं तो ये आंसर सही है। बात समझ पा रहे हो, ऑप्शन में ना होने की वजह से मैंने पहला टिक किया है, ना होने की वजह से पहला टिक किया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, एचसीएल वाला। ये अच्छा, ये 2 बार लिखा है, इस क्वेश्चन को करिए, ये भी कर लिया है। अच्छा, ये 2022 के क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए ना, इनको डिलीट कर देता हूं। 2022 के क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए। 2000 इस क्वेश्चन को करिए 2020, इस क्वेश्चन को करिए बच्चों, ये 2020 का क्वेश्चन है। 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea. सर 3 क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा मैंने किसमें 3 मल्टीप्लाई किया है? अब तो मैं भी भूल गया कि 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, किसमें किया है। अच्छा, ये होल नंबर बनाने के लिए, होल नंबर बनाने के लिए भाई 3.38 होल नंबर नहीं है। 3.38 क्या कोई होल नंबर है? नहीं, तो इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। और होल नंबर बनाने के लिए क्या होता है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे वो होल नंबर बन जाए। अब ये देखो 3.3 लिखा है, मतलब 33 लिखा है, 33 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे वो 100 हो जाए। इस क्वेश्चन को करिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करें। अब देखो आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन किसमें, मोलरिटी में। तो मोलरिटी निकालने का तरीका क्या है, जिसकी मोलरिटी पूछी जा रही है उसके मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, यदि ml में है तो। अब मोल कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल के नंबर दिए हैं, तो मोल कैसे निकाला जाता है, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये बन गया मोल इनटू 1000। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, ये ऊपर गया
तो ये आया 10 की पावर 3 इंटू 10, तो 10 की पावर -2m आ गया। 10 की पावर -2 को ये बोला जाता है 0.01m, 0.01m, 0.01m। यस 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 यस, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2019 का है, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, 3 से 4 बार, है ना, 3 से 4 बार ये आ चुका है। ये क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, पूछा जा चुका है। जितना मुझे याद है वो मैं बता देता हूं। कभी HNO3 के फॉर्म में पूछते हैं, कभी H2SO4 के फॉर्म में पूछते हैं, कभी HCl के फॉर्म में पूछते हैं। 3 पैटर्न में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब ये करो, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड solution should be used to prepare 250 ml of 0.2m HNO3? The concentration of HNO3 is 40%. अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, मैं कुछ अलग सोच रहा था, वो क्वेश्चन नहीं है ये, और ये क्वेश्चन अपने में बहुत टफ है, अच्छा क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन टफ है, इस क्वेश्चन को आप 2 बार लगाओ, मतलब इसको आप अपनी नोटबुक में डाल लो। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लो, इनको कई बार लगाओगे। ऐसे मैंने अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन टिक कराए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप में से देखो कितने बच्चे निकाल पाते हो इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी टेकन टू यूज प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0m HNO3? ये देखो कंसंट्रेटेड HNO3 है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ये 70% W/W HNO3। अब ये कंसंट्रेटेड HNO3 का सोल्यूशन है, समझते जाइएगा। अब वो कह रहा है इससे हम कितना मास निकालें, इससे कुछ मास निकाल लिया, मान लो इससे W ग्राम निकाल लिया। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड? इस सोल्यूशन का कितना ग्राम यूज किया जाए कि ये सोल्यूशन बन जाए। अब इस सोल्यूशन में इन्होंने क्या किया होगा, पानी आनी मिलाया होगा, और पानी आनी मिला के ये सोल्यूशन बना लिया। वो सोल्यूशन कितना है, 250 ml 0.2m HNO3 सोल्यूशन। ये सोल्यूशन इन्होंने बना लिया है। क्वेश्चन की थीम समझ पाए? हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 70% W/W, उसमें हमने पानी आनी मिला के ये सोल्यूशन बनाया है। अब आप बताओ, यदि आप पानी आनी मिलाते हो तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज होता है? जब आप पानी मिलाते हो तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज होता है? नहीं। तो इसमें कितने सॉल्यूट के मोल है, m इंटू वी करो, देखना डरना नहीं, m इंटू वी, वी किसमें होना चाहिए, लीटर में। इतने सॉल्यूट के मोल है, इस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल है, इतने। जितने सॉल्यूट के मोल इसमें होंगे उतने ही सॉल्यूट के मोल इसमें होंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। उतने ही सॉल्यूट के मोल इसमें होंगे। क्या ये बात क्लियर है भाई? इस सॉल्यूशन के आपने W ग्राम को अलग किया, उसमें पानी आनी मिला के ये सॉल्यूशन बनाया, तो जितने सॉल्यूट के मोल उसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। अब इसमें सॉल्यूट के मोल कैसे निकालोगे, इसमें सॉल्यूट के मोल तो निकल आए,
अब देखो मैं इसके मोल निकाल रहा हूं, डरना नहीं, डरना नहीं। ये क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ, मैंने पढ़ना सिखाया है। ये किसका है, सलूट, ये किसका है, सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सलूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सलूट है। सही है कि नहीं, सही है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सलूट है, तो W ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, क्यों, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कितना निकाला है, W ग्राम। तो W ग्राम सॉल्यूशन में कितना सलूट होगा, इतना होगा, इतने ग्राम सलूट होगा। अब सलूट का मास आ गया, हमने क्या कहा, क्या बराबर होंगे, मोल बराबर होंगे। तो W ग्राम में कितना सलूट है, इतना, मोल बराबर कर दो। तो मोल बनाने के लिए क्या करोगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास देखो 63 होता है शायद, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास देखना 63 होता है ना। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन 14 और सोलते 48। तो सोलते 48, तो इसको आप 10 मान लो, 58, 58 में 5 जोड़ोगे 63, तो 63 आ गया। अब आप W की वैल्यू निकालो, तो कट्टम काट खेलो, एक एक, 25 चौको 100, 2, अब ये 2, ये सब ऊपर आएगा, तो 1063, 2 याला ऐसे ही नीचे है, 70 नीचे आ गया है ना, और ये बना W। तो 0 से 0 चला गया, ये काट दिया तो 50 आ गया, और 7 9 63, तो 9 पना 45। अब एक बार देखना, मेरा एक जीरो ज्यादा आ रहा है, मेरा एक जीरो ज्यादा आ रहा है, कहीं जीरो में दिक्कत की है क्या मैंने, क्योंकि 45 आंसर है मगर मेरा 445 आ गया, मेरा 445 आ गया। चेक करो कि मैंने कहीं कट्टम काट गलत खेल दिया है, इधर देखते हैं। हाँ बताओ कहां गलती है, कोई बता सकता है, देखो यहां पे 100 लिखा है, और जब ये इधर जाएगा तो 1000 थोड़ी हो जाएगा, मैंने यहां पे 1000 लिख दिया है। समझ पाए, देखो 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100, 4 आ गया, 2 से 2 कट गया तो 2, इधर 1/2 बचा, इधर क्या बचा 1/2, ठीक। अब ये 100 इधर आएगा तो ये ऐसे हो गया, 63 इधर आएगा ऐसे हो गया, और 70 नीचे आएगा ऐसे हो गया, 0 से 0 कट गया, 7 9 63, और ये कट गया 5, तो देखो 45 आ गया। W की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उज्जवल कह रहा रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट करता हूं, उज्जवल बिल्कुल रिपीट करता हूं। देखो उसने कहा कि ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसके कितने ग्राम लिए जाएं कि ये सॉल्यूशन बन जाए। तो मैंने कहा कि इस सॉल्यूशन के आपने W ग्राम लिए, W ग्राम में पानी आनी मिला के आपने ये सॉल्यूशन बना लिया। तो क्या पानी मिलाने से मोल चेंज होते हैं, नहीं भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने में क्या करोगे, पानी मिलाओगे। तो जितने मोल सॉल्यूट के यहां होंगे उतने ही मोल सॉल्यूट के यहां होंगे। तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकले, M इंटू वी, M इंटू वी। अब इसमें सॉल्यूट के मोल निकालो, अब इसमें सॉल्यूट के मोल कैसे निकालोगे, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 70%। 70% का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ना सिखाया है, ये W/W है, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, पहला सॉल्यूट दूसरा, तो सॉल्यूशन कितना है 100, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सॉल्यूट है, तो W ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन के आपने W ग्राम लिए। वो कह रहा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो मैंने कहा W ग्राम सॉल्यूशन,
तो इसके डब्ल्यू ग्राम लिए, तो डब्ल्यू ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा, इतना। अब डब्ल्यू ग्राम में जितने मोल होंगे उतने ही मोल इसमें होंगे, तो डब्ल्यू ग्राम के मोल निकाल दिए, मास आ गया, मास आ गया, मोल बनाने के लिए 63 से डिवाइड कर दिया, मास ये देखो आ गया। अब इसमें 63 से डिवाइड कर दो तो मोल बन गया। 63 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि वो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट है। अब मोल बराबर कर दिए, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली, मोल बराबर कर दिए, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, ध्यान है ना। तो ये मैं नहीं करा रहा, मैं इसको HW लिख दे रहा हूं, क्लास में करा चुका हूं, है ना। क्लास में हो गया है। इस क्वेश्चन को करिए, इक्वल मास ऑफ, सब लोग करें, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करें। इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर at temperature 27 degree centigrade in identical condition. The ratio of volume of hydrogen, oxygen, methane would be. अब देखो, वो कह रहा है कि मास तीनों के बराबर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल देंगे। तो देखो, मैंने कहा हाइड्रोजन के मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मास इक्वल है ना, मास इक्वल है। अब दो तीन तरीके हैं, आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हो मैं बता देता हूं। देखो, एक मैंने मोल का फार्मूला ये पढ़ाया था, P इंटू वी R इंटू टी। अब देखो, जब आप सबके लिए क्या क्या बराबर है पढ़ो, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर एट टेम्परेचर इतना एंड आइडेंटिकल कंडीशन। तो टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए बराबर है, टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए बराबर है। तो जब ये चीज सबके लिए बराबर है और ये कांस्टेंट है, तो मोल प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। ये देखो, ये देखिए, अब मोल का रेशियो क्या है, मास बराबर है, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 2, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 16 बराबर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, ये तो कट गया। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 32, तो ये 16, ये 1, ये 2, तो हाइड्रोजन कितना है 16, ऑक्सीजन कितना है 1, मेथेन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 16, है ना। बात समझ पाए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए? करिए, जल्दी करें। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालें। 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन एज एसटीपी, द मोल ऑफ HCl इज। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, क्लास में करा दिया है, लिमिटिंग रीजन में है।
ये क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं, आप लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करिए। 2017 जो क्वेश्चन क्लास में करा दिया है वो आप अपने आप करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द मास रेशियो 1:4, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस। देखो इनके मास के रेशियो दिए हैं, यदि मास के रेशियो दिए हैं तो यार मास दिए हैं, अब मोल बना लो। मास को मोल कैसे बनाते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये बन गए मोल। अब मोल के रेशियो पूछ रहा है, बस अब मोल के रेशियो बना लो। तो ये मोल का क्या रेशियो आया, अब 8 एलसीएम ले लो, 4:1 आ गया। 8 एलसीएम ले लो, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन भी क्लास में करा दिया है, ध्यान है सबको, ये क्वेश्चन भी क्लास में करा चुका हूं। ये क्वेश्चन भी क्लास में करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को करिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ये आईआईटी जेई में आने वाला क्वेश्चन है। आप इसको चाहो तो जेई में एडवांस में भी पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन नीट में पूछ दिया गया है 2019 में। 2019 में जैसे आप लोग कहते हो ना कि जैसे इस बार हुआ है कि फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो एडवांस के। केमिस्ट्री में भी हुआ है, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा मोनोक्लोरिनेशन वाला, कि नियोपेंटेन को मोनोक्लोरिनेशन किया जाएगा तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ध्यान है, किसी बच्चे को 2025 में आया है, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन। वो क्वेश्चन आईआईटी में 3 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन तो जैसे यहां पूछा गया वैसे पूछा गया है, एक ऐसे पूछा गया है, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ नियोपेंटेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड इफ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन अकर्स। आईआईटी एडवांस में ये ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि इनमें से कितने आइसोमर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाओगे आईआईटी में। तो मुझे तो याद है क्योंकि मैं 2004 के आसपास से पढ़ा रहा हूं और नीट भी पढ़ाया जेई भी पढ़ाया है। पहले तो मैं शुरुआत में जेई पढ़ाता था, अब तो दोनों मिक्सअप पढ़ाता हूं पिछले 8-10-12 साल से, और को 15 हो गया। तो मुझे तो याद है कि जेई में कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है। तो वो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है और इस बार नीट में भी आया। उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आप उसके आइसोमर बताओ, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये जेई में कभी नहीं आया है, मगर ये जेई एडवांस जैसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, आप भी करिए मेरे साथ साथ। इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों लगी है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ लगा है। ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड, 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें पहले ऑर्गेनिक लगी है। आपके पास देखो फार्मिक एसिड है, आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है। अब इनको क्या किया गया है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया है।
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। द इबुलेटेड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो लगी है ऑर्गेनिक। आप बताओ कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करोगे तो बनेगा क्या? वो कह रहा है कि जो भी गैस मिक्सचर मिलेगा दोनों से बनाने पर जो भी गैस मिक्सचर मिलेगा, यहां पर जो गैस मिक्सचर मिलेगा उसको हम फर्दर पास कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फर्दर पास करा देंगे KOH सोल्यूशन के साथ। अब भाई KOH सोल्यूशन से तुम पास तो करा दोगे, मगर ये तो बताओ वो गैस मिक्सचर है कौन? देखो, इवलेटेड गैसियस मिक्सचर इट पास थ्रू KOH सोल्यूशन, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। अब वो पूछ रहा है पास कराने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचे, जो यहां निकल के आए, वो बताओ कौन कौन है। ये जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है इनका मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है ना, वेट रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक लगी है, इनऑर्गेनिक लगी है, फिजिकल है, मतलब आपके पास तीनों पार्ट लगेंगे, ऑर्गेनिक भी लगेगी, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी। कहां कहां क्या क्या लगेगा बताता हूं। सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन लग रही है कि यदि ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा, फार्मिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्या है ये। और फिर इनऑर्गेनिक की रिएक्शन लग रही है, तो पहले ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन कर लेते हैं। आप में से कितने बच्चे कंसंट्रेट H2SO4 के बारे में कुछ जानते हैं बताओ। अब आपको मैं आज कंसंट्रेट H2SO4 के 2 पॉइंट पढ़ा देता हूं। देखो, कॉन्सेप्ट हजारों लाखों नहीं होते हैं, क्वेश्चन हजारों लाखों होते हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं, 10 12 15। गौर सुनना, कंसंट्रेट H2SO4 के पास 3 नेचर होते हैं, वो चाहे एक रिएक्शन करे या 1,00,000 रिएक्शन करे या 1 करोड़ रिएक्शन करे। कंसंट्रेट H2SO4 के पास कितने नेचर है, कितने नेचर है जरा बताओ, कितनी प्रॉपर्टी है? 3। पहला पहला वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर खींचने वाला, तीसरा वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इन 3 के अलावा वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे आप एक रिएक्शन करो चाहे 1 करोड़ रिएक्शन करो। बस आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी उसने यूज की है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक एसिड है स्ट्रॉन्ग, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी प्रॉपर्टी है और इसका आपने पेपर में भी काम किया है। यदि आप लोगों ने NCERT पढ़ी है और स्कूलों में गए हो तो आपको स्कूलों में दिया जाता है टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का टेस्ट करो। तो ग्लूकोज का टेस्ट करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज का सारा वाटर खींच लेता है और ग्लूकोज से वाटर हटा दोगे तो सिर्फ कार्बन बचेगा। क्यों? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ ग्लूकोज है। ये देखो कार्बोहाइड्रेट नाम है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन का हाइड्रेट, मतलब कार्बन में वाटर जोड़ा गया है। ये देखो, अब सारा वाटर खींच लोगे तो जब सारा वाटर खींच लोगे तो सिर्फ कार्बन बचेगा। और ये कैसा होता है, डार्क ग्रे कलर का। ये क्या है, डार्क ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे कलर का। तो जैसे ही ग्लूकोज में आप कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे तो वो सारा वाटर क्या करता है, खींच लेता है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डार्क ग्रे कलर का मटेरियल नीचे बसता है, डार्क ग्रे कलर का। जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है, ऐसा डार्क ग्रे कलर।
ये प्राइमरी टेस्ट है ग्लूकोज का। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है या अल्कोहल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सबका ये पकड़ के वाटर खींच लेता है। कौन? H2SO4, क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी काम करती है। हाँ, तो ये क्या करेगा? इन सबका वाटर खींच लेगा। अब जब वाटर खींच लेगा तो बताओ भाई, यदि हम इससे वाटर हटा दें, देखो फॉर्मिक एसिड से वाटर हटा दो तो क्या बचेगा? आपने वाटर हटा दिया तो क्या बचा? CO और वाटर। अब ये तो गैस है और ये हमारा लिक्विड है। भाई एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड तो होगा नहीं, तो ये गैस आया, ये आया। अब इसी तरह से इससे वाटर निकालो, इसी तरह से इससे वाटर निकालो, इससे वाटर निकालो, तो देखो ये वाटर निकल गया। तो जब ये वाटर निकल गया तो ये तो वाटर आ गया ऐसे। अब बचा क्या? तो गौर से समझो, ये बचा CO गैस और ये बचा CO2 गैस। तो बना क्या? CO गैस और CO2 गैस। गजब क्वेश्चन है, मतलब जिसने बनाया है ना उसको मैं सलूट करता हूं। मैं जब इस क्वेश्चन को करता हूं ना तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि यार क्या बात है, किस बंदे ने क्वेश्चन बनाया है, कितना इजी लैंग्वेज और कितना टफ क्वेश्चन बना दिया है, और बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। मतलब मैं खुश हो जाता हूं इस क्वेश्चन को जब करता हूं। अब जरा देखो यहां तक बात सही है कि नहीं, यहां तक बात सही है कि नहीं? मतलब मुझे प्राउड फील होता है या मुझे मतलब रिस्पेक्ट आती है उस टीचर या प्रोफेसर जो भी कुछ हो उसके लिए कि हाँ ये क्या है, ये साइंस है। ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए कि बच्चा के सिलेबस के अंदर भी है और बच्चे को दिमाग भी लगाना है, और पूरी केमिस्ट्री यूज हो गई एक क्वेश्चन में। मगर हाँ, ये क्वेश्चन नीट के लायक भी नहीं है, ये क्वेश्चन लायक तो जेई के है, मगर कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन एक दो तो देगा ही ना, तुम्हें भी तो चेक करेगा वो। अच्छा यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है सबको। अब हमारे पास यहां क्या क्या है जरा बताओ। अब हमारे पास यहां है CO, CO2 और वाटर। अब आई इनऑर्गेनिक की बारी, अब आई इनऑर्गेनिक की बारी। जरा देखो गौर सुनना, जो CO गैस है वो न्यूट्रल है, वाटर है वो भी न्यूट्रल है, और CO2 गैस एसिडिक है। और तुमने ले रखा है KOH। KOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो KOH किससे रिएक्शन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर रिएक्शन कर लेता है। बस, ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड को टच करेगा ना वाटर को टच करेगा। किसको किसको टच नहीं करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को टच करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और KOH को टच, वाटर को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि KOH जो होता है वो बेस है, स्ट्रॉन्ग, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ बेस है। तो बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड बेस रिएक्शन होने पे आप जानते हो क्या बनता है? सॉल्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट जो होता है वो कार्बोनेट आयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट कौन होता है? कार्बोनेट आयन होता है। बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट कौन होता है? कार्बोनेट आयन होता है। तो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट कौन होता है? कार्बोनेट आयन होता है, तो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल कार्बोनेट। देखो बैलेंस कर दी, CO2 + 2 KOH और वाटर।
तो यहां पे कौन कौन पहुंचा? तो यहां पे गैस पहुंची CO और पहुंचा वाटर। कौन कौन पहुंचा? CO और वाटर। यहां तक ठीक है कि नहीं? यहां तक सारे बच्चे बताएं ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहले आपने 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड, 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट कराया। तो जब आपने इनको ट्रीट कराया तो H2SO4 ने इनका पानी पकड़ के खींच लिया। जब पानी पकड़ के खींच लिया तो ये बना और ये बना। फिर आपने इसको पास कराया KOH से। KOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वो क्या करता है? एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिड, पूरे मिक्सचर में एसिड सिर्फ एक है, CO2। तो CO2 का एब्जॉर्ब करके ये बना देता है। CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है? एसिड बेस रिएक्शन करता है। CO2 हमारा एसिड है, KOH हमारा बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुई और सॉल्ट बन गया। सॉल्ट क्या है? K2CO3 प्लस वाटर। अब बाकी गैस बाहर निकल जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिमेनिंग प्रोडक्ट है। अब इनके मोल निकाल दो बस। अब मोल निकाल के मास बना दो। अब इनके मोल निकालते हैं। तो अब मैं अलग से लिखता हूं, अलग पेज में। क्यों? आपको बताना पड़ेगा क्या क्या था। तो पहले इसके मोल बनाओ। मोल कैसे बनाओगे? फार्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। और चलो मैं अगले पेज पे करता हूं, है ना? अगले पेज पे करता हूं। अगले पेज पे करता हूं। देखो, अब फार्मिक एसिड से वाटर निकल गया। तो जब फार्मिक एसिड से वाटर निकल गया तो ये बना। अब इसका मोल बनाइए। तो ये ऐसे था, इतने ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 और 12 2 14 और 16 दूनी 32। 32 और 14 कितना होता है? 46। तो ये आया 2, मतलब 1/20। 1/20 का मतलब होता है 0.05 मोल। तो इतना मोल फार्मिक एसिड है। अब जितना मोल फार्मिक एसिड है उतने मोल ये बनेगा, उतने मोल ये बनेगा, है ना? तो यहां पर बना 0.5 मोल CO और 0.5 मोल CO2। क्लियर है? एक ये बन गया। ये बन गया। अच्छा, अब आओ ऑक्जेलिक एसिड में। ऑक्जेलिक एसिड में आइए। ऑक्जेलिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन हुआ तो CO बना, CO2 बना, वाटर बना। अब इसके मास था ये। अब इसको भी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया। इसका होता है 90। 90 होता है तो ये भी यही आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? 0.05 मोल। अब जितना ये ब्रेक होगा उतना ये और ये बनेगा। तो ये बना 0.05, ये भी बना 0.05, ये भी बना 0.05 मोल। क्लियर है? क्लियर है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर रॉन्ग है। तो क्या रॉन्ग हो गया? कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? भाई कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? जरा बताना मेरे को। एक मिनट, हथियार किधर है? इसी से निकाल के। सही तो है। रॉन्ग कहां है? रॉन्ग कहां है बेटा? रॉन्ग किस जगह है? रॉन्ग नहीं है, सही है। अच्छा, अब इसमें से ये चीज खत्म हो गई। इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? KOH ने। इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? KOH ने। अब बचा क्या? ये। तो मोल ऑफ CO कितना बचा? मोल ऑफ CO वो बचा 0.05 प्लस 0.05 मोल। एक ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल ये हो गए। अब टोटल मोल कितने हो गए? इनको जोड़ो तो 5 दूनी 10, ये आ गया। अब इसको मास बनाओ। तो मोल को मास बनाने के लिए
मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, CO का मालिकुलर वेट कितना होता है 28, तो ये आ गया 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। अब बात आया मोल ऑफ वाटर। वाटर एक ये बचा, एक ये बचा, जोड़ दो। अच्छा, बच्चा यहां पे लिख रहा होगा, यहां कह रहा होगा सर गलत हो गया, यहां पे 0 पॉइंट लिखना भूल गया हूं। समझ गया, आप यहां कह रहे होंगे, है ना बच्चों, आप गलत नहीं कह रहे हो, गलती मेरी है यार, यहां कह रहा होगा वो बच्चा, हाँ बच्चा यहां कह रहा होगा। तो देखो 0.05 प्लस 0.05, तो ये भी आ गया 0.10 मोल। अब इसको भी मास बना लो 18 से मल्टीप्लाई करके, तो इतने ग्राम वाटर आ गया। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि वो गैस पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है। अभी ये चीज मैंने नहीं देखी, तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट एसटीपी। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट पूछ रहा है, रिमेनिंग प्रोडक्ट में वो सिर्फ गैस पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने एसटीपी की बात की है, क्योंकि वो एसटीपी पर बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो गैस पूछ रहा है। ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड, 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, द एबुलेटेड गैसियस मिक्सचर। एबुलेटेड गैसियस मिक्सचर मतलब उसने वाटर की यहां बात नहीं की है, एबुलेटेड गैसियस मिक्सचर, जबकि जब कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करा दोगे तो वाटर भी आएगा। एबुलेटेड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट, मतलब जो प्रोडक्ट में वाटर बना उसको नहीं पास कराया गया है, गैसियस मिक्सचर को पास कराया गया है। तो गैसियस मिक्सचर को पास कराया गया है, तो इसका मतलब लास्ट में सिर्फ CO2 की बात की जा रही है, लास्ट में सिर्फ CO की बात की जा रही है, सिर्फ CO की बात की जा रही है। इसका मतलब वाटर को शामिल नहीं करोगे। आंसर क्या आया, ये वाटर को शामिल नहीं करोगे। ये देखो, इसको शामिल नहीं करोगे, इसको शामिल करोगे। बात समझ पाए इस क्वेश्चन को? क्या ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को इसको करना है। वो बात अलग है, हो सकता है आपके पेपर में कोई एक पार्ट आए, जैसे इसने 2 गैसेस मिक्सचर ले लिए, कोई एक आ जाए, है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को नीट में कभी कभी स्किप कर देता हूं, जेई में हमेशा कराता हूं, नीट में कभी कभी स्किप कर देता हूं, है ना। मैं देखो बच्चों से झूठ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि नीट में इसके आने के चांसेस बहुत बहुत रेयर। अब वो सन में आया है 2019 में, मगर बढ़िया क्वेश्चन है। बात समझ पाए हो आप लोग? अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, और साथ में आपको एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। कल ये चैप्टर खत्म होगा। और क्या आप सभी बच्चे एक ऐसा 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं जो एकदम नए हो? देखो हम लोगों के पास समय बहुत है, हमें सब्जेक्ट अच्छे से सीखना है। अभी जून चल रहा है, पेपर हमारा मई में होगा अगली साल, और हम लोग कह रहे हैं कि आपका हम सिलेबस जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म कर देंगे, और इसी स्पीड से खत्म कर देंगे। मगर सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए एक टेस्ट बनाऊंगा 10 क्वेश्चन का, और बिल्कुल नए टाइप के, इस क्लास में ही करेंगे हम लोग। आप लोग तैयारी कर लीजिए, कल तो मैं पढ़ाऊंगा, परसों टेस्ट लूंगा, टीएसडी। और कोई भी क्वेश्चन नीट के बाहर नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नीट के बाहर नहीं होगा। पेपर में टफ क्वेश्चन रहेंगे, मगर नीट के बाहर कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करूंगा कि आपको टाइम कम लगे, मगर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी कर पाओ। 1-2 क्वेश्चन लंबे भी होंगे, ठीक है। तो अब टाइम हो रहा है, नहीं तो फिजिक्स की क्लास में दिक्कत आएगी।
तो हम लोग बाय बाय करते हैं। कल मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कराऊंगा, और फिर परसों हम लोग टीएसडी का टेस्ट लेंगे, और फिर इसके बाद इस चैप्टर को किनारे कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बच्चों।